हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अपने नोट्स ऐप को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्री रिक्विजिट्स और एक्सएमएल डिज़ाइन कवर किया था। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि पहले आप उस वीडियो को देखिए और फिर इस वीडियो पर आए। अब इस वीडियो में हम रूम डेटाबेस कवर करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो का एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने ग्रेडल में सारी डिपेंडेंसीज एंड प्लगइन्स ऐड की थी। फिर हमने सारे XML लेआउट्स डिज़ाइन किए, 3 मेनू क्रिएट किए, नेव ग्राफ और ड्रॉएबल फोल्डर में आइकन ऐड किया, फिर कलर्स, थीम्स और सारे पैकेजेस को सेग्रीगेट किया एंड दैट्स इट। आपको सारी प्रीरिक्विजिट्स का सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैंने रूम डेटाबेस ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन की हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दी आई बटन। अब जैसे आपको पता है, रूम डेटाबेस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एंटिटी, डाओ और डेटाबेस। एंटिटी टेबल को रिप्रेजेंट करता है और उसके कॉलम्स को डिफाइन करता है। डाओ डेटा एक्सेस के लिए क्वेरीज प्रोवाइड करता है और डेटाबेस मेन एक्सेस पॉइंट की तरह काम करता है। हम इन तीनों के लिए क्लासेस बनाएंगे। सबसे पहले एंटिटी क्लास से शुरू करते। तो मॉडल पैकेज के अंदर एक डेटा क्लास क्रिएट करो नोट के नाम से। क्योंकि एक एंटिटी क्लास है इसलिए इसमें एक टेबल का नाम होगा और उसके कॉलम्स। सही है, तो मैं यहाँ पर एंटिटी एनोटेशन लिखूंगी और इसके अंदर टेबल का नाम नोट्स होगा। फिर इस टेबल के अंदर मुझे 2 चीज़ें सेव करनी है। पहला नोट का टाइटल और दूसरा नोट का डिस्क्रिप्शन। तो हम इसके लिए 2 कॉलम्स क्रिएट करेंगे, नोट टाइटल एज स्ट्रिंग एंड नोट डिस्क्रिप्शन भी स्ट्रिंग होगा। फिर ऑब्वियसली हमें एक यूनिक वैल्यू चाहिए होंगे जो हमारी प्राइमरी की होंगी, इसलिए उसके लिए मैंने एक और कॉलम क्रिएट करूंगी आईडी के नाम से जो प्राइमरी की होंगी। सिंपल। नेक्स्ट, इस तरह का डेटा ट्रांसफ़र करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे केसेस में हम पार्सलाइजेशन का यूज़ करते हैं। अब पार्सलाइजेशन क्या है? पार्सलाइजेशन एक मैकेनिज्म है जो कॉम्प्लेक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स को एक सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जो आसानी से एक्टिविटीज़ या फ्रेगमेंट के बीच ट्रांसफ़र हो सके। समझ गए? तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पर पार्सलाइज एनोटेशन मेंशन करेंगे और यहाँ पार्सेबल इंटरफेस एंड डन। अब हमारे पास टेबल्स और कॉलम्स दोनों हैं। अब टाइम है इस पर क्वेरी इंप्लीमेंट करने का। इसके लिए हमें डाओ चाहिए होगा जो डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट है। तो डेटाबेस पैकेज के अंदर एक इंटरफेस क्रिएट करो नोट डाओ के नाम से। फिर इसके अंदर हम बेसिक CRUD क्वेरीज रखेंगे, जैसे कि इंसर्ट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। और क्योंकि हमारे ऐप में सर्च फीचर भी है तो हम इसके लिए भी एक क्वेरी चाहिए होंगी। यहाँ डाओ एनोटेशन मेंशन करो। फिर मैं पहले कोड लिखती हूँ फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है?
अब देखो, हमारी पहली क्वेरी है इंसर्ट क्वेरी। या ऑन कन्फ्लिक्ट क्या है? तो ऑन कन्फ्लिक्ट स्ट्रैटेजी डॉट रिप्लेस का मतलब है अगर टेबल में ऑलरेडी सेम प्राइमरी की एग्जिस्ट करता है तो पुराना डेटा नया डेटा से रिप्लेस हो जाएगा। ये बेसिकली एक सेफ वे है कोड लिखने का ताकि फ्यूचर में हमें कोई एरर फेस ना करना पड़े। फिर हमें एक सस्पेंड फंक्शन क्रिएट किया इंसर्ट नोट के नाम से, जो नोट को डेटाबेस में इंसर्ट करता है। ये हमारी एंटिटी है टेबल्स एंड कॉलम्स के साथ। और जैसे आपको पता है कि सस्पेंड कीवर्ड इंडिकेट करता है कि ये फंक्शन कोड रूटीन से कॉल हो रहा है। इसी तरह मैंने अपडेट और डिलीट के लिए भी फंक्शंस क्रिएट किए। लेकिन रीड नोट के लिए मतलब नोट को डिस्प्ले करने के लिए और नोट को सर्च करने के लिए हमें कस्टम क्वेरीज चाहिए होंगी। इसलिए मैंने गेट ऑल नोट्स फंक्शन में क्वेरी एनोटेशन के साथ क्वेरीज लिखी है। तो नोट्स को डिस्प्ले करने के लिए क्वेरी कुछ इस तरह होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नोट्स, जो हमारा टेबल का नाम है, ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग, इसका मतलब रिसेंटली क्रिएटेड नोट सबसे ऊपर होगा और पहले से क्रिएटेड नोट नीचे होगा। गॉट इट? देन लाइव डेटा ऑब्जेक्ट में रिजल्ट को रैप किया गया है जो एक लिस्ट ऑफ नोट एंटिटीज को कंटेन करता है। वैसे ही मैंने सर्च नोट फंक्शन के लिए भी एक क्वेरी क्रिएट की है। यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नोट्स वेयर नोट टाइटल इज द कॉलम नेम लाइक क्वेरी का मतलब है कि कीवर्ड जो सर्च करना है वो टाइटल या फिर डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए। अगर कीवर्ड मैच करता है तो रिजल्ट को लाइव डेटा में स्टोर करते हैं जो नोट एंटिटी की लिस्ट कंटेन करता है। और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब है कि अगर कोई स्पेसिफिक सर्च क्राइटेरिया प्रोवाइड नहीं किया गया है तो ये नल हो सकता है। और बस हमारा डाउ इंटरफेस रेडी है। अब रूम डेटाबेस का तीसरा कंपोनेंट है जो है खुद डेटाबेस। तो डेटाबेस पैकेज में एक नया क्लास क्रिएट करो जिसे हम नोट डेटाबेस कहेंगे। एंड डन। यहाँ पर हमें डेटाबेस को क्रिएट और सेटअप करना है। तो कंपाइलर को बताने के लिए कि एक डेटाबेस क्लास है, हमें यहाँ @database एनोटेशन मेंशन करना होगा और इसके अंदर एंटिटीज में नोट क्लास और वर्जन 1 सेट करेंगे। अब ध्यान से सुनो, हम इस क्लास को एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे क्योंकि हमें इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्रिएट करना है लेटर ऑन। फिर क्योंकि ये मेन एक्सेस पॉइंट ऑफ डेटाबेस है तो नोट डेटाबेस को रूम डेटाबेस एक्सटेंड करेगा। अब इसके अंदर मैं एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्रिएट करूंगी जिसे हम गेट नोट डाओ कहेंगे, जो नोट डाओ इंटरफेस को डिक्लेयर करेगा। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बेसिकली बिना बॉडी के होता है। फिर हम एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी होगा उसे स्टैटिक बनाया जा सकता है और उसके नाम का यूज़ करके कोड के किसी भी पार्ट में एक्सेस किया जा सकता है। फिर इसके अंदर ये मोस्टली सिंटैक्स ही है तो मुझे पहले कोड लिखने दो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ।
एंड देन अब देखो, @volatile annotation इंश्योर करता है कि एक थ्रेड की तरफ से की गई चेंजेस तुरंत दूसरे थ्रेड्स के लिए विजिबल होती है, और इंस्टेंस वेरिएबल नोड डेटाबेस का सिंगलटन इंस्टेंस को होल्ड करता है या फिर नल। फिर ये एक लॉक ऑब्जेक्ट है जो डेटाबेस क्रिएशन प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज होता है। बेसिकली ये ब्लॉक इंश्योर करता है कि एक वक्त में सिर्फ एक थ्रेड इस ब्लॉक के अंदर का कोड एग्जीक्यूट कर सके। फिर ये एक कस्टम इन्वोक ऑपरेटर है कंपेनियन ऑब्जेक्ट के लिए। बेसिकली ये नोड डेटाबेस का एक इंस्टेंस क्रिएट करने देता है नोड डेटाबेस कंटेक्स्ट को कॉल करके। इन्वोक फंक्शन सिंगलटन पैटर्न फॉलो करता है जो इंश्योर करता है कि सिर्फ एक ही इंस्टेंस क्रिएट हो। फिर ये लाइन चेक करती है कि इंस्टेंस ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो ये लॉक ऑब्जेक्ट का यूज करके सिंक ब्लॉक में एंटर करता है ताकि सिर्फ एक थ्रेड डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट हो सके एक वक्त में। फिर ब्लॉक के अंदर दोबारा चेक करता है कि इंस्टेंस अब भी नल है या नहीं, और फिर क्रिएट डेटाबेस फंक्शन का यूज करके डेटाबेस क्रिएट करता है। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि इस इन्वोक ऑपरेटर फंक्शन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इन्वोक ऑपरेटर का यूज इंस्टेंस क्रिएट करने में सिंप्लिसिटी के लिए होता है और डबल चेक लॉकिंग पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि डेटाबेस क्रिएशन प्रोसेस के दौरान थ्रेड सेफ्टी इंश्योर किया जा सके। लास्टली मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसे हम क्रिएट डेटाबेस कहेंगे। ये नोड डेटाबेस इंस्टेंस को डेटाबेस बिल्डर मेथड का यूज करके क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर ये डेटाबेस क्लास डेटाबेस नेम जो होगा node_db को स्पेसिफाई करता है और फाइनली इसे बिल्ड करता है, और बस हमारा डेटाबेस भी रेडी है। अगला स्टेप और आखिरी चीज़ जो करनी है वो है रिपोजिटरी सेटअप करना है। तो रिपोजिटरी पैकेज के अंदर एक नया क्लास क्रिएट करो जिसे हम नोड रिपोजिटरी कहेंगे। एंड देन अब रिपोजिटरी का जनरल मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसी जगह या कंटेनर जहाँ कुछ स्टोर या डिपॉजिट किया जाता है, राइट? वैसे ही हम इस नोड रिपोजिटरी में भी करेंगे नोड डेटाबेस की मदद से जो हमने पहले क्रिएट किया था। ओके, तो मैं यहाँ लिखूंगी वेल db एंड नोड डेटाबेस क्लास को डिक्लेयर करूंगी। फिर इसके अंदर मैं 5 फंक्शंस क्रिएट करने वाली हूँ। इंसर्ट नोड फंक्शन, डिलीट नोड फंक्शन, अपडेट नोड फंक्शन, गेट ऑल नोड्स फंक्शन एंड सर्च नोड फंक्शन। हम इनके क्वेरीज ऑलरेडी डाओ में क्रिएट कर लिए हैं, लेकिन इस बार हम इन सबको मेथड्स के तौर पर उनकी रिस्पेक्टिव फंक्शन में कॉल करेंगे। तो पहले मुझे कोड लिखने दो। एंड देन अब देखो, सस्पेंड इंश्योर करता है कि ये सब ऑपरेशन बैकग्राउंड थ्रेड पर रन हो रहे हैं। फिर हमारे पास एक फंक्शन है इंसर्ट नोड जिसका पैरामीटर होगा नोड, और ये इक्वल्स टू, यहाँ मैंने इंसर्ट नोड मेथड को कॉल किया है जो कि नोड डाओ में प्रेजेंट है, और ये नोड डाओ नोड डेटाबेस में प्रेजेंट है। देखो, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये मुझे नोड डाओ इंटरफेस तक ले जाता है, और ये गेट नोड डाओ इंटरफेस नोड डेटाबेस में यहाँ कॉल होता है, इसलिए चेन ऐसे काम करता है। और फिर आपको सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं जो सेव होने चाहिए। हमारे केस में ये नोट है, समझ गए? वैसे ही डिलीट नोड मेथड को डिलीट नोड फंक्शन के लिए यूज़ करेंगे, फिर अपडेट नोड मेथड को अपडेट नोड फंक्शन के लिए। फिर गेट ऑल नोड्स फंक्शंस को पैरामीटर की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये रिट्रीव कर रहा है, इसलिए गेट ऑल नोड्स मेथड को डेटाबेस से कॉल करेंगे। फिर सर्च नोड फंक्शन में एक पैरामीटर की ज़रूरत होती है जो है कीवर्ड के तौर पर काम करेगा, जो सर्च होना चाहिए, राइट?
तो हमारे केस में ये क्वेरी है जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। फिर सर्च नोट मेथड का यूज़ करके डेटाबेस से नोट सर्च होगा उसके क्वेरी के हिसाब से, एंड देन हमारा रिपोजिटरी भी रेडी है। एक और चीज़ जो रह गई है वो है नोट एंटिटी क्लास को नेम ग्राफ में एडिट नोट फ्रेगमेंट के साथ एक आर्ग्यूमेंट के तौर पर अटैच करना। बेसिकली ये डेटा को उसके रिस्पेक्टिव फ्रेगमेंट के साथ अटैच करता है, तो वो भी ऐड कर देते हैं। एंड देन अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एडेप्टर और व्यू मॉडल को सेटअप करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। ओके, सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।